हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू थ्रिया क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन और इसके क्वेश्चन लगा रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास अच्छी लगेगी, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए आज का पहला सवाल देखेंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ऑप्शन में देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। बिल्कुल सही बात है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, तभी इन्होंने अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर अधिकार किया था। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही बात है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई उन्हें अच्छा वेतन दे और अपनी सेवा में लगा सकता था। तो तीनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के ये सारे कारण थे। व्याख्या देखेंगे। उपयुक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसी का ये पूरा नाम था। इस कंपनी का इतना लंबा चौड़ा नाम था, इसको याद रखिएगा। पूछा जाता है ये किस कंपनी का नाम था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत में कौन शासक था, तो याद रखिएगा इस समय अकबर का शासन था। ये 1599 में इसमें सभा होती है और ये 1600 में इसकी स्थापना होती है। और इस समय अकबर था, क्योंकि अकबर की मृत्यु कब होती है, 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। अगले पे बात करेंगे, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज या ऑस्ट्रेंडियन कंपनी। तो सबसे पहले जो भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था वो कंपनी थी लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन कौन था, तो अकबर था। ठीक। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के अंदर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर एक नए नाम, जिसका नाम होगा यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। ये कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। अभी मैंने बताया, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, अकबर। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गईं। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया था और इसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ रखा गया था। इतनी बार आप लोगों ने नाम सुन चुके हैं, आई होप आपको इसका नाम याद हो गया होगा। इस दौरान भारत का बादशाह कौन था, अकबर था। 1556 से 1605 इसका टाइम पीरियड था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो सबसे पहले कारखाना स्थापित किया था, अगर ऑप्शन नंबर बी, तो जहांगीर के टाइम में सबसे पहले कारखाना स्थापित किया था। कब? 1611 में मछलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना स्थापित किया था और 1613 में सूरत में पहला स्थायी कारखाना स्थापित किया था। तो पूछा जाता है अस्थायी कारखाना कब स्थापित किया था, तो 1611 में मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में। अगर पूछा जाएगा स्थायी कारखाना कब स्थापित किया था, तो 1613 में। अगर डायरेक्ट यही पूछ लेगा कि पहले इन्होंने अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो याद रखना मछलीपट्टनम में। अगर ऑप्शन में दोनों चीज़ है तो आप मछलीपट्टनम के साथ जाइएगा। 1613 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी, अभी हम लोगों ने पढ़ा। 1613 की अब बात कर रहा है तो ये सूरत में स्थापना की थी। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। देखिए, ये कैप्टन हॉकिंस है, ये भारत में जब आता है तो ये किसके लिए आता है, किसके दरबार में आता है, इसको भेजा जाता है अकबर के दरबार में। लेकिन जब तक ये भारत पहुंचता है तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी होती है 1605 में।
और उसके बाद में जब ये भारत आता है 1608 में, तब उस समय शासन किसका होता है? जहांगीर का शासन है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैप्टन हॉकिंस किसके समय आया था? तो जहांगीर के समय में आया था। लेकिन इस समय इसको क्या हुआ कि कारखाना या फैक्ट्री स्थापना करने की इसको अनुमति नहीं मिलती है और 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचता है और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो जाता है। कैप्टन थॉमस बेस्ट के द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर किसने हराया था, कि स्वाली के युद्ध में किसने हराया था? तो याद रखिएगा, थॉमस बेस्ट ने हराया था। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तदोपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री की स्थापना की और यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा में सहयोगी कोठियाँ स्थापित की थी। ये नाम एकदम याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेज़ों ने अपनी कोठियाँ या फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित नहीं की थी। तो याद रखिएगा, इन्होंने की थी अहमदाबाद में, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित हुए थे? तो भरूच, चिकाकोल या त्रिचिनोपोली। तो इनका यहाँ पर हुआ था भरूच में। बोले तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करेंगे। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश मतलब 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की गई थी? पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाई थी मछलीपट्टनम में 1611 में, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं है। तो हमने 1613 में इन्होंने कारखाना खोला था। कहाँ पर? 1613 में सूरत में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? अभी मैंने बताया ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट ने। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में अपना सबसे पहला कारखाना खोला था? अंग्रेज़ों ने। कब खोला था? 1613 में। अभी हम लोग बार बार देख रहे हैं इसको। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी 1613 में। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1600 में खोली गई, जबकि फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत में अपनी फैक्ट्री खोली थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि डचों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी या कारखाना कब स्थापित किया था? तो 1616 में। फ्रांसीसियों ने किया था 1668 में। कहाँ पर? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 1611 में मसूलीपट्टनम में कारखाना स्थापित किया, जो कि अस्थायी था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने पहला अस्थायी कारखाना कहाँ खोला था? तो मछलीपट्टनम में। और स्थायी कारखाना 1613 में सूरत में स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना 1668 ईस्वी सूरत में ही स्थापित किया था। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा, याद रखिएगा सारी चीज़ें, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना या व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति दी जाती है? 1613 में सूरत में। देखिए, क्वेश्चन एक ही है, उसको किस तरीके से घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के पूरे नोट्स को कंप्लीट किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, उससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। आगे मूव करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित थी या कहाँ थी? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था और उसके बाद में ये बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? क्वेश्चन पूछा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? दहेज में इन्होंने पुर्तगालियों से लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया कि चार्ल्स द्वितीय का विवाह किसके साथ होता है? पुर्तगाल की राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन से होता है। और इससे शादी होने के बाद में चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे इन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेज़ों का अधिकार स्थापित हुआ था? नया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, अक्सर जल्दी मिलेगा नहीं ये। 1797 ईस्वी में। 1797 ईस्वी में प्रयागराज के किले पर अंग्रेज़ों ने अधिकार स्थापित किया था। नया क्वेश्चन है, 2021 में ये पूछा गया। अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज
का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से बाहर भगा दिया था? वो है सर जॉन चाइल्ड। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिम समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी थी। औरंगजेब क्या था, इसको कट्टर पीर भी कहा जाता था, इसको शाही दरवेश की उपाधि भी दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? पहला कर्नाटक युद्ध कब होता है, ये देख लीजिए। 1746 से 1748 के टाइम पे होता है और ये 1748 में एक्सला शापेल की संधि के द्वारा समाप्त होता है। तो इसमें तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का अधिकार, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला था और अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकरण करना, ये इसका तात्कालिक कारण था। ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध था वो दूसरे कर्नाटक युद्ध की बात है। कर्नाटक का पहला युद्ध 1746-1748 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध। देखिए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी कहाँ पर हो रहा था? ये ऑस्ट्रिया में हो रहा था। भारत की बात करेंगे तो अंग्रेजों फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकरण यहाँ पर इसका तात्कालिक कारण था। अगर ऑप्शन में आपका ये नहीं है तब आप लोग ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के साथ जाइएगा। अगर ऑप्शन में अंग्रेजों और फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकरण है तो पहले इसके साथ जाएंगे। कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से होता है, जो 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसका ये विस्तार मात्र था, इसका तात्कालिक कारण नहीं था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1740 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ होता है। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो याद रखिएगा 1748 की एक्सला शापेल की संधि थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी भी गई है। कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो अभी आप लोगों ने देखा अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। इनके 3 युद्ध होते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। यहाँ पर देखिए कर्नाटक का पहला युद्ध कब होता है? 1746 से 1748। अभी मैंने बताया किस संधि से समाप्त होता है ये होता है एक्सला शापेल की संधि से। कर्नाटक का तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है, किस संधि से खत्म होता है? ये होता है पेरिस की संधि के साथ में। और दूसरा कर्नाटक युद्ध जो होता है ये अनिर्णायक रहता है और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार होती है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर देख लेंगे थोड़ा सा। पहला कर्नाटक युद्ध एक्सला शापेल की संधि से अंत होता है 1748 में। तीसरा कर्नाटक युद्ध ये पेरिस की संधि से समाप्त होता है, तीसरा कर्नाटक युद्ध। और दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चलता है, ये अनिर्णायक होता है, पौंडीचेरी की संधि से समाप्त होता है। और तीसरा कर्नाटक पेरिस की संधि से समाप्त होता है। ये सप्तवर्षीय युद्ध भी था, याद रखिएगा। और पहला मैसूर युद्ध जो होता है ब्रिटिश की हार होती है इसमें। पहला मैसूर युद्ध कब होता है? 1767 से 1769 के बीच में होता है, हैदर अली के और इनके अंग्रेज़ों के बीच में। अगला बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कर्नाटक का पहला युद्ध अभी बताया 1746 से 48 के बीच होता है, बिल्कुल सही है। कर्नाटक का दूसरा युद्ध ये गलत है, 1750 से नहीं होता, 1749 से 54 के बीच में होता है। और कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1758 से 63, 1758 या 1756 रहता है, लेकिन यहाँ पे दिया है, इधर देखते हैं इसका क्या है। पानीपत का तीसरा युद्ध तो आपको पता है 1761 को होता है, कब? 14 जनवरी को होता है। कर्नाटक का पहला युद्ध होता है 1746 से 48 में। कर्नाटक का दूसरा युद्ध होता है 1749 से 1754 में। कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है 1758 से लेकर 1763 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है 1761 में। देखिए अगर आप लोगों को यहाँ पर ना ऑप्शन में अगर 1756 से 1763 है तो आप लोग उसके साथ जाइएगा, क्योंकि ये सप्तवर्षीय युद्ध था, यहाँ पर ये गलत दिया है। भारत में अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? ये डुप्ले था। और इस डुप्ले की नीतियों का ही आगे पालन करते हुए अंग्रेजों ने क्या किया था? हमारे ऊपर इतना अधिकार किया, इतना अत्याचार किया था। डुप्ले कौन था, कहाँ का था? ये फ्रांस का था क्या? आप लोग बताइएगा।
डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले पहला यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की। ये डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था। यही क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा कि भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था किसने भारतीय राजदरबारों में सेना को? ये था डुप्ले ने, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। और उसके बारे में जी.बी. मालेसन ने कहा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। बाद में अंग्रेज इसकी नीतियों का क्या करते हैं? फॉलो करते हैं इसकी नीतियों को। वे भूमि जिसे अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया और वे क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। याद रखिएगा डुप्ले ये फ्रांसीसी था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? 1688 में लगाते, 1668 में लगाते हैं। कहाँ पर? सूरत में। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट के द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना कब होती है? 1664 में। और ये अपना कारखाना कहाँ लगाते हैं? 1668 में लगाते हैं, सूरत में, जिसे कंपनी देश इन देश, ये याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? तो कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत आता है जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाने की स्थापना की थी। आगे चलेंगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी किसके टाइम में? लुई 14वें के शासनकाल में। अभी आप लोगों ने देखा था। निम्नलिखित में से किसने भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक? निम्नलिखित में से किसको भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कॉलबर्ट को माना जाता है। कब इसकी स्थापना होती है फ्रांसीसी कंपनी की? 1668 सूरत में होती है। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? डचों ने बंगाल में कारखाने 2 लगाए थे, चिंसुरा में और हुगली में। तो ऑप्शन देख लीजिए, चिंसुरा और हुगली इसका राइट आंसर होगा। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई थी। इसके कुछ ही दिनों के बाद डच पीपली से बालासोर चले जाते हैं। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में एक फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 के बाद हुगली के ही गांव एक चिंसुरा में, हुगली का गांव था एक चिंसुरा, उसमें 1653 में स्थापित करते हैं अपनी फैक्ट्री को। डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनती है यही फैक्ट्री। दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था और 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बागोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि जो फ्रेंच ये यूरोपियन कंपनी आई हुई थी इनका क्रम क्या था? सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, सबसे पहले इनका क्रम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री लगाई थी? पटना में स्थापित की थी इन्होंने 1632 में। अगर भारत में बात करेगा तो 1602 में स्थापित की थी। बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो रहे डचों ने 1615 और 1629 में असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर इन्हें 1632 में प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा डच किधर से आए थे? ये डच जो होते पूर्वी रास्ते से होते हुए भारत पहुंचे थे, ठीक है। और सारे जो पुर्तगाली ये सारे लोग आए थे तो भारत में कहाँ से आए थे? ये पश्चिमी तट पर आए थे, लेकिन जो डच जो आए थे ये पूर्वी तट पर सबसे पहले आए थे, मछलीपट्टनम पे। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने बताया। 1632 में सबसे पहले पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 के संदर्भ से संबंधित कोई स्रोत प्रमाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधित तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई और वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे, क्यों? क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था? नहीं, डुप्ले तो बहुत सक्षम सेनापति था।
अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, ये बात बिल्कुल सही है, इसी कारण ये यहाँ पर असफल हो जाते हैं। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद करते थे, उसका साथ भी देते थे। पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि असफल होते हैं फ्रांसीसी, किस कारण? क्योंकि अंग्रेजों की जो शक्तिशाली फौज के कारण। फ्रांसीसियों की पराजय के मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना शक्ति थी। वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उसके पास एक भी जलपोत नहीं था। सप्तवर्षीय युद्ध कौन सा? तीसरा कर्नाटक युद्ध जो था वही सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।